सबसे पहले मैं यहाँ पे मेटलॉइड के बारे में आपको अच्छे से बता दिया, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। क्यों मेटलॉइड क्यों बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है हेलोजन फैमिली, और हेलोजन फैमिली में गलती से एक मेटलॉइड आ चुका है जिसका नाम है एस्टेटाइन। हेलोजन फैमिली में एक मेटलॉइड आ चुका है जिसका नाम एस्टेटाइन है। तो अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल देता कि एस्टेटाइन एक मेटलॉइड है, लेकिन मैं मेटलॉइड के बारे में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं ताकि आपको याद रहे कि मेटलॉइड किसे कहते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, हम लोग जो हेलोजन फैमिली पढ़ रहे हैं उसमें का यही मेटलॉइड है। मुझे इसके कारण पूरे मेटलॉइड के एक बार फिर से आपको बताना पड़ रहा है। तो कितने मेटलॉइड है गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 मेटलॉइड हैं। कौन कौन सा? बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। एक बार फिर से, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं। ये हमारे मेटलॉइड है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। एक खास बात और सुनिए, ये जो मेटलॉइड है ना, इस मेटलॉइड के नीचे मेटल होता है, मेटलॉइड के जस्ट नीचे मेटल होता है, और मेटलॉइड के जस्ट ऊपर नॉन मेटल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस्टेटिन आपका मेटलॉइड है तो इसके ऊपर वाले सब के सब क्या होंगे? नॉन मेटल। आप अच्छे से जानते होते ही, और इसके नीचे कुछ है ही नहीं, इसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे। आपको मैंने कल एक बात और बताया था कि रेडियो एक्टिव का कोई भी टॉपिक अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, तो सब के सब आपके फिजिक्स के सिलेबस में है, इसलिए हमें एस्टेटिन को पढ़ना भी नहीं है, लेकिन बस इतने जानते रहना है कि ये आपका मेटलॉइड होता है। आगे देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली मतलब NH2 NP5 है। वैसे सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही होता है। अगर आप P में 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बोरान, 2 में कार्बन, 3 में नाइट्रोजन, 4 में ऑक्सीजन, और 5 में हेलोजन फैमिली होता है। 6 में तो इनर्ट वाला हमने आपको बता दिया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात क्या पढ़ना, PDF को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बातें सिखा रहा हूँ, PDF जल्दी समझ में आएगा। आपको मैंने याद है, मैंने पढ़ाया था वांडरवाल फोर्स, और मैंने बताया था कि वांडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा कोई भी चीज़ पहले गैसेस फॉर्म में होगा, क्योंकि इनमें वांडरवाल फोर्स कम है, इनमें वांडरवाल फोर्स थोड़ा सा और ज़्यादा, इनमें वांडरवाल फोर्स और ज़्यादा, और इनमें वांडरवाल फोर्स और ज़्यादा। इसीलिए फ्लोरीन गैस में होता है, क्लोरीन गैस में होता है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल लिक्विड है, अभी जस्ट बताने वाला हूँ, और आयोडीन सॉलिड है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इनके बीच में वांडरवाल फोर्स लगता है, और वांडरवाल फोर्स हमेशा साइज और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा साइज, जिसका जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, उनके बीच में लगने वाला वांडरवाल फोर्स भी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा वांडरवाल फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो पहले गैसेस फॉर्म में रहेंगे, और फोर्स लगेगा लिक्विड फॉर्म में होंगे, और फोर्स लगेगा तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो हमने आपको कुछ चीज़ बताया, क्या कि एस्टेटिन एक मेटलॉइड है, और एस्टेटिन के ऊपर सबके सब नॉन मेटल है। दूसरे हेलोजन फैमिली के बारे में क्या बताया कि ब्रोमीन एक लिक्विड है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, आयोडीन सॉलिड है। इसका रीजन क्या है? वांडरवाल फोर्स। क्यों? क्योंकि वांडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात, अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, फिर से सुन लीजिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। 6 में से 5 आपके मेटल है। 5 क्या है? मेटल है, और एक क्या है? नॉन मेटल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया था, और उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। स्टेटमेंट में आया था कि लिक्विड नॉन मेटल केवल एक ही, वो कौन सा है? तो वो ब्रोमीन है। फिर से, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये हुआ ना
कि वो नॉर्मल अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तब भी आपको लिक्विड फॉर्म में ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी मेटल को लिक्विड में नहीं बदल सकते हैं। भाई किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लीजिए, आप उसको हीट कर दीजिए, वो लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन मेरा आप कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके 6 मेटल ऐसे हैं ना, ब्रोमीन है, Ag है, रब से फरियाद है और गैलियम है, इनको आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे भी आपको लिक्विड फॉर्म में ही दिखाई देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में कौन सा एलिमेंट है? तो केवल 6। उसमें से 5 के 5 क्या है? मेटल। जबकि मेटल क्या होते हैं? सॉलिड। लेकिन ये ऐसे मेटल है ना जिसको आपको बिना तकलीफ का हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही दिखाई देगा। बाकी मेटल को भी लिक्विड बदल सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये केवल 6 एलिमेंट ही आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये सब PDF फॉर्म में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको काम आएगा। तो जरा बिल्कुल सब ध्यान देखिएगा। मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में बता रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस, वैसे तो हमको एटॉमिक रेडियस आपको ग्रुप नंबर 17 को पढ़ाना है, ग्रुप नंबर 17 का एटॉमिक रेडियस पढ़ाना है क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है। लेकिन मैं पूरे P ब्लॉक का एक साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 के बारे में देखिए। आपको पता है कि ग्रुप नंबर 13 में जस्ट इसके नीचे एल्युमिनियम आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं आता, यहाँ पे गैलियम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें D ब्लॉक कंस्ट्रक्शन पाया जाता है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे 57 के सभी एलिमेंट्स में लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। तो ग्रुप नंबर 13 एक ऐसा फैमिली है जिसमें D ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के साथ साथ लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है। इसलिए बोरान फैमिली का ये ऑर्डर होता है साइज का। PDF पे मैंने दे दिया। अब ग्रुप नंबर 14 की बात करें। ग्रुप नंबर 14 में केवल और केवल यहाँ पे लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन ही पाया जाता है। मतलब ग्रुप नंबर 13 में D ब्लॉक कंस्ट्रक्शन और लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन दोनों पाया जाता है, लेकिन ग्रुप नंबर 14 में केवल और केवल लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। इसके बाद का ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, इसके बाद के सभी ग्रुप में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं लगता, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, ये जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल खत्म होता जाता है। तो मैंने P ब्लॉक में एक साथ पूरे फैमिली का मैंने आपको साइज का ऑर्डर बता दिया मैंने। अब आगे देखता हूँ आयोनेशन एनर्जी। अगर मैं आयोनेशन एनर्जी की बात करूं तो आपको पता है कि साइज का जस्ट उल्टा आयोनेशन एनर्जी होता है। मतलब क्या हुआ? अभी आपने P ब्लॉक का जो साइज पढ़ा है, अगर आप उसी का उल्टा कर दें, अभी आपने जो P ब्लॉक पढ़ा है, अगर आप उसी का उल्टा कर दें तो वो ऑर्डर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का हो जाएगा। तो मैंने आपको सब पढ़ा दिया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली सब कुछ पढ़ा दिया। अगर आप उसी ऑर्डर को उल्टा कर देंगे तो वो ऑर्डर किसका हो जाएगा? आयोनेशन एनर्जी का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है आयोनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केवल एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आयोनेशन एनर्जी और रेडियस एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। केवल एक जगह काम नहीं करते उल्टा। कौन सा? बोरान फैमिली में। बोरान फैमिली आपको अलग से याद रखना है, आपको बताया था क्लास में, बंद, ताला, गया, एल्युमिनियम, इंडिया। ये बस ऐसा ऑर्डर है जो आयोनेशन एनर्जी का फॉलो नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पहले यहाँ तक मैं PDF फॉर्म पढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे बॉन्ड स्टेट आता हूँ। अब सब लोग जो मैं आपको PDF फॉर्म दिया हूँ, पहले मैं वो PDF फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ। या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ। अगर मैं नॉर्मली कोई जैसे ये बॉन्ड हूँ, अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, या अगर मैं इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, दोनों सेम होता है। तो कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि सर हेलोजन फैमिली में बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होना चाहिए? तो हमारा आंसर ये है कि जो बॉन्ड जब सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ का वो ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक है? बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए सब लोग, अगर मैं इस फ्लोरीन की बात करूं तो इस फ्लोरीन में 2p ऑर्बिटल है और इसमें भी कौन सा 2p ऑर्बिटल है, और 2p और 2p के बीच में ओवरलैपिंग क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग सबसे अच्छा होगा तो इनका बॉन्ड भी सबसे स्ट्रांग बनेगा।
अगर इनका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बनेगा तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें कौन सा ओवरलैपिंग होता है? 3p3p। इसमें कौन सा होता है? 4p4p। इसमें 5p5p। तो नियम के अनुसार तो आंसर ये होना चाहिए, कौन सा? F2Cl2 Br2 और I2, जबकि ये क्या है? ये गलत है। तो क्वेश्चन ये है कि सर फिर गलत क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो नियम के अनुसार सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड F2 का होना चाहिए, क्योंकि F2 में 2p2p ओवरलैपिंग है और इस ओवरलैपिंग के कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने सही आंसर लिखा है, उस सही आंसर में फ्लोरीन को आपने तीसरे नंबर पे किया है, ऐसा क्यों? ये फ्लोरीन थर्ड नंबर पे कैसे आ गया जबकि इसको फर्स्ट पे होना चाहिए? बिल्कुल जरा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल सही बात है कि इसमें 2p और 2p ओवरलैपिंग है, इसलिए ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2p ऑर्बिटल साइज कम, लेकिन इसके पास 3-3 लोन पेयर। आप देखिए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इनके पास भी 3-3 लोन पेयर है। इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत अधिक होता है और इसी रिपल्शन के कारण ये जो F2 है वो थर्ड नंबर पे चला आता है। फिर से सुन लीजिए, ये जो फ्लोरीन है इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन होता है। क्योंकि इसकी साइज कम है तो ये लोन पेयर का आसानी से एकोमोडेट तो कर नहीं पाएगा, और उसके बाद भी इनमें लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, और इस लोन पेयर रिपल्शन के कारण इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इतनी कम हो जाती है कि वो तीसरे नंबर पे चली जाती है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, याद रखिएगा। फ्लोरीन आपके थर्ड नंबर पे होता है, सबसे पहले नंबर पे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, लास्ट में आयोडीन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोन पेयर रिपल्शन बहुत अधिक होता है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं हेलोजन फैमिली, लेकिन मैं आपको यहीं पे पूरे पी ब्लॉक का एक साथ रिवाइज कर देता हूँ ताकि आगे जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। देखते फिर से एक बार। अब क्वेश्चन ये कि सर ऑक्सीजन फैमिली क्या है? ऑक्सीजन फैमिली में आपको पता है 2-2 लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में 2-2 लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर रिपल्शन यहाँ भी लगेगा। तो हेलोजन फैमिली की तरह ही सेम टू सेम ऑक्सीजन भी यहाँ पे थर्ड नंबर पे चला आता है। फिर से सुन लीजिए, हेलोजन फैमिली की तरह सेम टू सेम ऑक्सीजन भी यहाँ पे किस पोजीशन पे आ जाता है? थर्ड नंबर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में क्या लगता है? लोन पेयर रिपल्शन। तो हेलोजन फैमिली का ऑर्डर, ऑक्सीजन फैमिली का ऑर्डर दोनों क्या है? सेम है। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन फैमिली का। आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हेलोजन फैमिली है, कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए F2 कहाँ जाता है? थर्ड पोजीशन पे। ये ऑक्सीजन फैमिली है, कितने लोन पेयर है? 2, तो ये कहाँ पे आ जाता है? ये भी थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन फैमिली है यहाँ पे लोन पेयर केवल 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो N2 है ये थर्ड पे नहीं, ये सीधे सेकंड पे ही मात्रा आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के बीच में लोन पेयर केवल एक ही है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन कम होता है, इसलिए ये थर्ड पे नहीं, ये सेकेंड पोजिशन पे होता है। तो हाइड्रोजन फैमिली के केस में थर्ड पे, ऑक्सीजन फैमिली के केस में भी थर्ड पे, नाइट्रोजन फैमिली के केस में आपका सेकेंड पोजीशन पे हो जाता है। कार्बन फैमिली, आपको पता है कार्बन फैमिली में लोन पेयर कितना होता है? 0। जब लोन पेयर 0 होता है तो कोई एक्सम्पशन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं है। इसलिए देखिए आप कार्बन फैमिली में जो ऑर्डर है नॉर्मल वही, कसी मतलब कैसे देख रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। समझ में आ गया? अब प्रश्न ये है कि सर आपने सबके बारे में बताया, बोरान फैमिली क्यों नहीं बताया? इसका रीजन देखिए। आप जरा सोच के बताइए, बोरान फैमिली में बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बोरान के जस्ट नीचे क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? मेटल। और मेटल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड। आप सोच सकते हैं कि बोरान में है कोवेलेंट बॉन्ड, उसके नीचे है मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक कोवेलेंट बॉन्ड का कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। इसलिए बोरान फैमिली से बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल कार्बन का, नाइट्रोजन का और आर्सेनिक का और Sb का, मतलब टीन का, एंटीमन का, सॉरी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एमपी और बीपी के बारे में बताऊं। एमपी और बीपी अगर आपको जब भी बताना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो आप हमेशा वान डेर वाल्स फोर्स से ही डिसाइड होता है। फिर से सुन लीजिए,
जब भी कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताना हो तो हमेशा किससे डिसाइड होता है? वैन डर वाल्स फोर्स से। वैन डर वाल्स फोर्स मतलब उसी का एमपी और बीपी ज्यादा होगा जिसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और किसमें वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट आयोडीन का है, इसलिए एमपी और बीपी में सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का होगा। मैंने एक साथ आपको वो चीजें बता, हाँ तो ये बातें मैंने बता दिया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में नॉन मेटल ये मेटलॉइड है, और ये मेटलॉइड कितने हैं बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद टोटल 6 एलिमेंट है जो लिक्विड में होते हैं, ये भी मैंने बता दिया क्यों। उसके बाद ये गैसेस फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म में लिक्विड है, ये क्या है? सॉलिड है। ब्रोमीन केवल एक नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? लिक्विड होता है। इसका रीजन कैसे बताएंगे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। जस्ट अभी जो एक्सप्लेन किया उसी के बारे में बता रहा हूँ ना। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या? एटॉमिक रेडियस, इनर्शिया एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले कौन सा? एटॉमिक रेडियस। आपको पता है ना कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने एक बार ग्रुप में एक बार पूरे पी ब्लॉक को समझा दिया। सबसे पहले पी ब्लॉक को मैंने ग्रुप नंबर 13 में समझाया ना, क्या बताया मैंने आपको? समझाया कि ध्यान देखिएगा, अभी अभी अपने आप बंद हो जाएगा तो आप चिंता ना करें क्योंकि टाइमिंग हो चुका है। तो मैंने ग्रुप नंबर 13 बताया ना कि बोरान के बाद जैसे यहाँ पे डी ब्लॉक कंट्रैक्शन पाया जाता है, यहाँ पे एफ ब्लॉक कंट्रैक्शन पाया जाता है। ग्रुप नंबर 14 में केवल लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पाया जाता है। 15, 16, 17, 18 में किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। और इसके बाद मैंने जस्ट अभी बताया कि ऑनेशिया एनर्जी क्या होता है। तो अभी हमने जो रेडियस पढ़ा उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑनेशिया एनर्जी। तो ये देखिए उसी का उल्टा कर दिया। और इसमें केवल और केवल एक ऑर्डर फॉलो नहीं होता, कौन सा? बोरान फैमिली। उसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बताया था, याद है कि थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सेकंड से ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। और मैंने आपको ये इस डायग्राम नोट्स में आपको बता दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव में किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा डिक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। अब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, जो यही नोट्स में लिखा है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। उसके बाद एमपी और बीपी की बात करेंगे। एमपी और बीपी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने समझाया। एमपी और बीपी भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझाया। क्या देखते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, सॉरी ब्रोमीन की। फ्लोरीन किस नंबर पे? थर्ड नंबर पे। उसके बाद आयोडीन सबसे लास्ट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग उतनी बेकार होगी और बॉन्ड उतना ही वीक होगा। ये तो नियम है, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन किस नंबर पे आता है? थर्ड। क्यों? क्योंकि उनमें लोन पे रिपल्शन लगता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कार्बन में बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन में एक ही लोन पेयर, इसलिए सेकेंड पोजीशन पे आता है। इसमें दो दो लोन पेयर है तो ये थर्ड पोजीशन पे। इसमें भी तीन तीन लोन पेयर, इसलिए थर्ड पोजीशन पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक साथ ऑर्डर। बोरान फैमिली क्यों नहीं बताया? क्योंकि बोरान में एल्युमिनियम है जो मेटल है, मेटल और नॉन मेटल का कंपेरिजन एक साथ हम लोग नहीं करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किससे डिसाइड करेंगे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिसाइड करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, आज तक तो टॉपिक मैंने समझा दिया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन आज मैं कुछ इसमें कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ? ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे पास तीन तीन चीजें बच्चों को जो बहुत दिक्कत आती है। क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीन चीज है ना। क्वेश्चन है कि सर ये तीन चीज होता क्या है? तो जरा जरा सब लोग ध्यान से सुनिए। होता क्या ना कि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले हम एजेंट के बारे में बात करते हैं। एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो दूसरों का काम करता है। एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो दूसरों का काम करता है। आप LIC एजेंट देखिए, LIC एजेंट हमेशा क्या करेगा? दूसरों का ही LIC पॉलिसी कराता है। रेलवे का एजेंट क्या करता है? हमेशा दूसरों का ही टिकट काटता है।
आप किसी भी प्रकार का एजेंट देखिएगा वो हमेशा किसका काम करता है, दूसरों का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज जितने अच्छे से कर पाएगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज जितने अच्छे से कर पाएगा, हम ये कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होता है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो भी इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइज करने की क्षमता फ्लोरीन की होती है। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, हम इस पे बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट कल की क्लास में रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको रिएक्शन अच्छे से समझना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का केवल एक ही मतलब है कि जो दूसरों को खूब अच्छे से ऑक्सीडाइज कर पाए। एजेंट हमेशा दूसरों का काम करता है, पावर हमेशा दूसरों पे लगाया जाता है, नेचर हमेशा दूसरों का ही देखा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमेशा दूसरों का ही काम करता है। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि F2 कितने अच्छे से दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो पूरी लिस्ट में F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। क्यों? क्योंकि जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे टाइमिंग हो चुका है, आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ तक सब लोग रिवाइज कर लें, अच्छे से मेहनत करें। बहुत ही सिंपल हेलोजन फैमिली है, मैं उसको बहुत सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर दूंगा। किसी को अगर लगता कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके भी वो PDF नंबर बोल के समझ सकता है। और आप नोट्स भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। जिस पेज से मैं भी आपको समझा रहा तो वो पेज में अभी क्लास खत्म होने के बाद 11 बजे के बाद आपको सेंड कर दूंगा। कल हम लोग इसमें रिएक्शन पढ़ेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के जस्ट पहले तक सब लोग अच्छे से पढ़ लेना। कल मैं यहाँ से बताऊंगा तो यहाँ से केमिकल रिएक्शन चालू होगा। यह हैलोजन फैमिली की क्लास 1 से 2 दिन और चलेगी, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जेई और नीट दोनों में आता है। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेहनत करें। और जो भी आपको टॉपिक इनऑर्गेनिक का बता रहा हूँ, आप विश्वास मानिए, इनऑर्गेनिक का टॉपिक अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरी एक एक बात को ध्यान से देखिए, सुनिए। हर संडे के पेपर को सीरियसली अटेम्प्ट करिए। जैसे जैसे आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे, आपके सभी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। अच्छा, मेरे पढ़ाने के बाद जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको हर बातें समझ में आ जाएंगी कि सर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बताया था, सर ने मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था, ये क्यों मेटल है, क्यों नॉन मेटल है, या कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ये आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, पीरियडिक टेबल हमने जो पढ़ा था ना, उसको मैं फिर से पीरियडिक टेबल जो भी पढ़ा था हम उसको पी ब्लॉक में दोबारा फिर से रिवाइज कर देते हैं। आज आपने देखा मैं एटॉमिक रेडियस एक बार फिर रिवाइज करा दिया, आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर भी एक बार रिवाइज करा दिया। तो जो जो टॉपिक आएगा वो रिवाइज करा दूंगा। तो कल के टॉपिक में मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 का ही ज़्यादा क्यों है, कल मैं आपको बताने वाला हूँ। कल मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों बनाया, ये कन्फ्यूज़न क्यों बनाया, कल ये बताऊँगा। तो कल की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल रिएक्शन स्टार्ट होगा और आगे का PDF भी आज मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, पेरेंट्स की बात माने और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करें और घर पे ही रहें। तो क्लास आज की क्लोज करते हैं। चलिए, थैंक यू।